प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई है। भारतीय नौसेना का ये पूर्व अधिकारी कतर की कंपनी अल जाहिरा अल आलामी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान मुहैया कराती है। कतर का दावा है कि इन अधिकारियों ने कुछ संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी थी। हालांकि कतर की तरफ से पूर्व भारतीय अधिकारियों पर लगे आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। कतर खुद को मुस्लिम देशों का आका मानता है, इस कारण उसकी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी अच्छे संबंध नहीं है। कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी है, लेकिन कोई भी देश उसके खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं उठाता है। कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक देश है। इसके संबंध हमास, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट समेत कई अन्य आतंकवादी समूहों के साथ है। कतर पर इन आतंकवादी समूहों की फंडिंग करने और पनाह देने के आरोप भी लगे हैं। इसके बावजूद कतर अपनी अमीरी के घमंड में इस्लाम की आड़ में आतंकवादी एजेंडे को चलाने से बाज नहीं आता है। 2014 में कतर पर ISIS की फंडिंग करने, 2020 में हिजबुल्लाह की आर्थिक मदद करने और जून 2021 में अल नुसरा फ्रंट को पैसे भेजने का आरोप लग चुके हैं। तालिबान के साथ भी कतर के रिश्ते जगजाहिर हैं। 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच डील कराने में कतर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कतर गाज़ा पट्टी में सक्रिय हमास का सबसे बड़ा हमदर्द है। कतर से मिले पैसों से ही हमास अपने आतंकवाद की दुकान चलाता है। अभी चंद महीने पहले कतर ने हमास को फंड देने में देरी कर दी थी। इसका असर यह हुआ कि गाज़ा पट्टी में हमास के पास अपने 50,000 लड़ाकों को वेतन देने के पैसे नहीं थे। कतर ने हमास के शीर्ष नेतृत्व के अपने देश में भी शरण दिया हुआ है। इसमें हमास का सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया और दूसरा सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार भी शामिल है। इसके अलावा भी हमास के कई नेता कतर में शरण लिए हुए हैं। इन आतंकवादियों की मदद से कतर इसराइल के खिलाफ साजिश रचता है। कतर ने राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय खुलवाया था। वह तालिबानी आतंकवादियों को अपने देश में मेहमान की तरह रखता है। उनकी आवाभगत में कतरी सरकार के अधिकारी लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, कतर तालिबान के आतंकवादियों को सुरक्षा भी मुहैया कराता है। तालिबानी आतंकी कतर के ही विमान में उड़ान भरते थे और उनकी ही ज़मीन पर दुनिया भर के देशों के साथ बैठकें करते थे। कतर उस वक्त से तालिबान की मदद करता है जब अमेरिकी सेना ने उन्हें अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था। उस वक्त तालिबानी नेता पाकिस्तान की मदद से कतर आ गए। उसके बाद वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियां जारी रखी। टाइम्स ऑफ लंदन की रिपोर्ट के अनुसार कतर के शाह के एक निजी कार्यालय के जरिए इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन अल नुसरा फंड को अरबों डॉलर की मदद दी गई थी। सीरियाई संगठन ने दावा किया कि इस फंडिंग के पीछे 2 कतरी बैंक, कई दान धनी व्यवसायी, प्रमुख राजनेता और नागरिक शामिल थे। लंदन हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार कतर के इन संस्थाओं, राजनेताओं और शाही परिवार ने सुन्नी इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलकर काम करने वाले अल नुसरा फंड की आर्थिक मदद की थी। सीरियाई लोगों की दायर कानूनी याचिका के अनुसार अल नुसरा फंड को फंड देने में सबसे बड़ी भूमिका कतरी अमीरों की थी। अल नुसरा फंड को अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। जर्मनी के पूर्व विकास मंत्री गर्ड मुल्लर ने 2014 में कतर पर इस्लामिक स्टेट को पैसे देने का आरोप लगाया था। ये वही साल था जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने सीरिया और इराक में इस्लाम के नाम पर जमकर खून खराबा किया था। 2020 में जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि लेबनान में सक्रिय शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को पैसे देने के लिए कतरी शासन की जांच के लिए अमेरिका ने एक जांच टीम भी भेजी थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नामित किया हुआ है। हिजबुल्लाह के निशाने पर इसराइल रहता है। आइए हम इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल की सेना और सरकार बार बार कह रही है कि वह जल्दी गाज़ा पट्टी में ज़मीनी आक्रमण करेगी। गाज़ा पट्टी में जाकर हमास के ठिकानों को ख़त्म करने की बात इसराइल दोहरा रहा है, लेकिन उसके दोस्त गाज़ा पट्टी में जाने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। उनको लगता है कि गाज़ा पट्टी में उतरकर वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे जो हमास और सहयोगी संगठन ने तैयार किया है। खासतौर से गाज़ा में फैली सुरंगों का जाल उनके अंदर दहशत पैदा कर रहा है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि हमास और ईरान में बैठे उसके समर्थक निश्चित रूप से इस बात को जानते थे कि उनको एक बड़े इजरायली हमले का सामना करना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने इजराइल के हमले से बचाव के लिए निश्चित ही कुछ सोचा होगा। हमास जानता है कि उसके पास इजराइल के हवाई हमलों का कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे में उसे ज़मीन पर मुकाबला करना होगा। इसी के लिए हमास ने गाज़ा पट्टी को सुरंगों के जाल से पाट दिया है, जिसके बाद उसने इजराइल पर हमले को अंजाम दिया। इजराइल और उसके सहयोगी देशों की सेना गाज़ा पहुंचेगी तो उसके लिए हमास को काबू करना आसान नहीं होगा। ये खुद अमेरिकी अफसरों का भी मानना है। अमेरिकी जनरल अधिकारी बड़े पैमाने पर युद्ध के अपने अनुभव इसराइल के साथ साझा कर रहे हैं। 2017 में ISIS को मोसूल से बाहर निकालने में इराकी सेना को 9 महीने लग गए थे।
ये तब हुआ जब इराकी सेना को अमेरिकी, ब्रिटिश और दूसरे विशेष बलों के साथ साथ हवाई हमलों का समर्थन था। उत्तरी इराक के शहर बड़े पैमाने पर नागरिकों से खाली हो गए थे, लेकिन घर घर में लड़ाई चल रही थी। ISIS ने सरकारी सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल किया था, जो पहले से तैयार की गई थी। हिजबुल्ला और हमास के पास बम बनाने की तकनीक है। हमास के पास भी रॉकेट और दूसरे तमाम हथियार हैं। उसे ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में ज़मीन पर गाज़ा में जाकर अमेरिका और इसराइल के सैनिकों के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। इसराइल के सहयोगी देशों को डर है कि उनकी सेना गाज़ा में गई तो फिर वहाँ लंबे समय के लिए फंस सकती है। एक लंबी लड़ाई वहाँ हमास लड़ सकता है, जिसमें इसराइल और उसके सहयोगी सेनाओं को नुकसान भी हो सकता है। 7 अक्टूबर से छिड़ी जंग के बीच इसराइल की सेना ने पहली बार गाज़ा पट्टी में ज़मीनी आक्रमण किया है। इसराइल ने कहा कि उसकी सेना ने ज़मीन के रास्ते गाज़ा पट्टी में जाकर हमास के ठिकानों पर हमला किया है। रात में हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया, जिसके बाद सेना लौट आई। इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देश के नागरिकों को दिए एक संदेश में कहा कि गाज़ा में ज़मीनी हमला बड़े आक्रमण की तैयारियों में से एक हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। इजरायली सेना के रेडियो ने कहा कि उनकी सेना ने हमास के खिलाफ मौजूदा युद्ध में रातों रात उत्तरी गाज़ा में अपने सबसे बड़ी रेड की है। सेना ने एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें टैंकों को अवरोध तोड़ते हुए इमारतों को उड़ाते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए बताया गया कि टैंकों और सेना ने कई आतंकी ठिकानों, उनके बनाए बुनियादी ढांचे और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्टों पर हमला करके उनको ख़त्म किया है। इसराइल लगातार गाज़ा में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे वह बीते कुछ समय से टालता आ रहा था। अब उसने दावा किया कि गाज़ा में उसकी ओर से पहला हमला हुआ है। हालांकि रात में कुछ समय के लिए था। इस हमले को जिस तरह से इजरायली PM ने दूसरे हमलों की तैयारी का हिस्सा बताया, उससे साफ है कि इस तरह के कई हमले आने वाले समय में गाज़ा पर हो सकते हैं। इसराइल सीधे तौर पर ज़मीनी हमला करने की जगह सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल में गाज़ा में हमास के ठिकानों को निशाना बना सकता है। फिलिस्तीन के ऑफिशियल की ओर से कहा गया कि इजरायली एयरक्राफ्ट रात बम बरसा रहे हैं। मध्य गाज़ा में शरणार्थी शिविरों के पास और कारारा गांव के पूर्व में रहने वाले लोगों ने रात में गोलाबारी की सूचना दी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद गाज़ा लगातार इजरायली बमबारी से जूझ रहा है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हवाई हमलों में 6,500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।